क्लास 9th का अपना चैप्टर फिज़िक्स में कौन सा चल रहा है, लॉज ऑफ मोमेंटम। इसमें 2 पार्ट्स अपन कंप्लीट कर लिए। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गया। उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपन बोलते हैं कंप्लीट। अब अपना है आज का टॉपिक लीनियर मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो लीनियर मोमेंटम बोलो या सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलो, ये डिपेंडेंट होता है डायरेक्टली मोमेंटम वर्ड पे। एक वर्ड होता है मोमेंटम। मोमेंटम जिसको अपन स्मॉल p सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, यानी मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड p, और ये मोमेंटम हो गया। ठीक है, तो इन डिटेल अगर अपन इसका स्टडी करें, लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू m इंटू v। It is our common experience that if two bodies of different masses are moving with the same velocity and they are brought to rest in same time, मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडीज़ हैं, उनका जो मास है अपन क्या बोल रहे हैं, वो तो डिफरेंट है, पर वो सेम वेलोसिटी से क्या कर रही है, चल रही है, या फिर चलते हुए फिर दे आर ब्रॉट टू रेस्ट इन सेम टाइम, या फिर वो अपन बाद में धीरे धीरे चलते चलते क्या आ जाएगी, वो रेस्ट पे आ जाएगी। The force needed to stop the heavier body is more than that for the lighter body। तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है या बड़ी बॉडी है, उसको रोकने के लिए अपन को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, जबकि छोटे वाले को रोकने के लिए कम फोर्स अप्लाई करने पड़ेगा, जबकि उनकी दोनों की वेलोसिटी तो क्या है, सेम है। तो सिमिलरली इफ़ टू बॉडीज़ ऑफ सेम मासेस आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटी, यहाँ पर ऊपर वाले में अपन ने मास डिफरेंट किया, अब नीचे अपन क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी डिफरेंट कर रहे हैं। देन टू स्टॉप देम इन द सेम टाइम द फोर्स नीडेड फॉर द फास्टर मूविंग बॉडी इज़ मोर देन फॉर द स्लोइंग मूविंग बॉडी। जो तेज़ी से चल रही है ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, मास सेम है, जो तेज़ फास्ट स्पीड से कोई पर्सन है, मान लो 2 पर्सन है, वो से उनका लगभग मास यानी वज़न दोनों का सेम है, वो भाग रहे हैं, तो जो तेज़ भाग रहा है उसको रोकने के लिए अपन को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जो स्लो भाग रहा है उसको हल्का सा फोर्स यानी हल्का सा पकड़ने से भी वो क्या है, रुक जाएगा ना। दस द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इन अ डेफिनाइट टाइम डिपेंड बोथ ऑन द मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको स्टॉप करने के लिए या मूव करने के लिए भी बोल दो, कोई वो हैवी ऑब्जेक्ट है, उसको हैवी होगा तो उस धक्का ज़्यादा फोर्स से देना पड़ेगा, हल्का होगा तो हल्का सा टच करने पे क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। तो दोनों पे डिपेंडेंट होता है, यानी कि मास पे भी डिपेंडेंट होता है मोमेंटम और उसकी वेलोसिटी पर भी। एक्चुअली द फोर्स नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी in a given time depends on the product of both the mass and the velocity, which is called the linear momentum of the moving body। दस यानी कि जो अपना ये जो ऑब्जेक्ट है, उनको स्टॉप करने के लिए जो एक्चुअली में फोर्स लगाया जा रहा है, वो मोमेंटम, वो ही हमारा क्या हो गया, लीनियर मोमेंटम, जो अपन ने फर्स्ट में ही बता दिया था। उसका डिटेल यहाँ पर अपन ने विथ एग्जाम्पल बोल दो, एक्सप्लेनेशन समझ लिया। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन अपनी क्या निकल के आती है लीनियर मोमेंटम की, तुम बोलो। Linear momentum of a body is the product of its mass and velocity। है ना, लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, एक्चुअली में मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो गया, मल्टीपल हो गया दोनों का। द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल p। द वर्ड मोमेंटम इज जनरली यूज फॉर द लीनियर मोमेंटम, यानी लीनियर वर्ड नहीं भी बोले, अगर अपन ओनली मोमेंटम बोले तो उसका मतलब भी हमारा मोमेंटम ही कंसीडर करेंगे, यानी स्मॉल p। फॉर अ बॉडी ऑफ अ मास यानी स्मॉल m मूविंग विद वेलोसिटी स्मॉल v, लीनियर मोमेंटम यानी स्मॉल p इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, p इक्वल्स टू m इंटू v। कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे अपन को। और बिकॉज हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इस पे जो डिपेंडेंट हमारा फॉर्मूला या क्वांटिटी होगी तो वो भी वेक्टर ही होगी, तो इसलिए मोमेंटम भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हुआ। तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि मोमेंटम हैविंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। हो गया वाले क्वेश्चंस, करूँ नहीं आ रहा क्या इसमें कुछ? तो ये जो अपन ने पूरा देखा, तो इसको अगर अपन इसका यूनिट देखें, फ्रॉम रिलेशन
p इक्वल्स टू एम इंटू वी, तो यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो मास का यूनिट अपना ऐसा यूनिट क्या होता है, ग्राम, केजी। केजी। मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है और अपना वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो अपना मोमेंटम का यूनिट निकल के आया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये तो अपना एसआई यूनिट हुआ। और अगर अपन इसको सीजीएस में करें यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड के अंदर इसको कन्वर्ट करें, तो किलोग्राम तो ग्राम में कन्वर्ट हो गया, मीटर सेंटीमीटर में, और सेकंड का तो सेकंड ही रहना ही है, ठीक है। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड अपना सीजीएस में यूनिट हुआ और उसमें एसआई में किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। ये चीज़ जनरल जो अपन को थी समझ में आ गई। अब अपन देखेंगे चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में चेंज कैसे होगा। तो चेंज को अपन देखते हैं कि फाइनल माइनर इनिशियल को लेकर चलते हैं ना अपन हमेशा। तो मास तो अपन देखेंगे तो मास तो फाइनल और इनिशियल सेम ही रहना है ना, कभी मास तो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। पर वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। तो जब चेंज अपन देखते हैं यानी माइनस जब अपन करते हैं फाइनल और इनिशियल, तो उसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा ट्रायंगुलर शेप का होता है जिसे अपन बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो चेंज इन मोमेंटम अगर अपन न्यूमेरिकली क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला के उसमें देखें तो डेल्टा पी इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी। अब एम के आगे डेल्टा क्यों नहीं लगा, एम कांस्टेंट है, एम तो कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं होगा ना मास तो, हाँ कांस्टेंट हुआ। वेलोसिटी तो फाइनल और इनिशियल चेंज हो सकती है, मास थोड़ी ना कि चलते चलते कम हो गया, घिस गया, ऐसा नहीं मानेंगे ना अपन, मास तो सेम ही रहना है, ठीक है। तो अपन अभी देखेंगे डेल्टा पी इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करते हुए देखेंगे। तो अपन चलते हैं, ये अपना हो गया। तो इस इक्वेशन से अपन निकाल सकते हैं डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू वी, यानी कि क्योंकि p इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है तो डेल्टा p इक्वल्स टू क्या हुआ, डेल्टा m इंटू वी। इस वाली इक्वेशन को देखो, समझ में आ रहा है, पूरा m इंटू वी के आगे क्या लगा दिया, डेल्टा, यानी चेंज लगा दिया टोटल मोमेंटम में। ग्राम तो चेंज नहीं होएगा, ग्राम चेंज नहीं हो रहा, पर इसको ऑल ओवर जो p का मतलब क्या होता है, m इंटू वी होता है ना मोमेंटम का। तो अगर अपन को p का चेंज देखना है तो यानी डेल्टा m इंटू वी हुआ, इसका होल कर दिया अपन ने। एक्चुअल में ग्राम मतलब मास चेंज नहीं हो रहा, पर अपन केवल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने ऐसा किया। हियर द सिंबल डेल्टा कॉल्ड डेल, या फिर डेल्टा अपनी सहूलियत के हिसाब से डेल बोल देते हैं, कोई डेल्टा बोलते हैं। हम ज़्यादातर जो हमारी टाइम में जो पढ़ते थे, जैसे डेल्टा बोलते थे, डेल बोलने के लिए छोटा स्मॉल डी होता है ना, जैसे डिफ्रेंशिएशन अपन करते हैं तो उसमें उसको डी को डेल बोलते हैं, इसीलिए इसको ज़्यादातर डेल्टा बोलते हैं ताकि कभी कन्फ्यूज़न ना हो इसमें, ठीक है। बिफोर अ क्वांटिटी, हाँ क्वांटिटी डिनोट अ स्मॉल चेंज इन दैट क्वांटिटीज़, मतलब कि क्वांटिटी में कोई चेंज अगर अपन देखें तो या तो होगा ही नहीं, या होगा तो थोड़ा बहुत घिसेगा पिटेगा, तो थोड़ा बहुत माइनर। सिंबल डेल्टा बिफोर अ क्वांटिटी डिनोट्स अ स्मॉल चेंज इन दैट क्वांटिटी, मतलब वही, हाँ डेल्टा मतलब वही चेंज माइनस है फाइनल और इनिशियल वाले के लिए, ठीक है। द चेंज इन द प्रोडक्ट एम इंटू वी यानी एम वी कैन बी आइदर ड्यू टू चेंज इन द मास एम और ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी वी, और ड्यू टू चेंज इन बोथ मास एम एंड द वेलोसिटी वी, ठीक है। इफ़ यानी या तो मास चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो तो ही अपना डेल्टा इसके लिए माना जाएगा, ठीक है। इफ़ मास रिमेन कांस्टेंट यानी मास रहेगा अपना सेम, देन चेंज इन द मोमेंटम कैन ओनली बी ड्यू टू द चेंज इन द वेलोसिटी, यानी स्मॉल वी के चेंज पर ही अपना मेजरली क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट मास है तो अपना जो एक्चुअल इक्वेशन है वही निकल के आ गया जो था डेल्टा पी इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा वी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स मूविंग विथ वेलोसिटी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट का वेलोसिटी कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अगर अपन का कोई भी ऑब्जेक्ट है, इन केस ऑफ एटॉमिक पार्टिकल की अपन बात कर रहे हैं, जो एटम्स हैं अपने उनका,
उसका जो वेलोसिटी कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ लाइट सी से अगर उसे कंपेयर करें, जो कि अब जानती हो, तुमने भी बताया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द मास ऑफ अ पार्टिकल डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट बट इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो लाइट का अपन क्या देखेंगे, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे उसका भी क्या हो रहा है, मास में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब बढ़ता चला जा रहा है। लाइट की बात कर रहे हैं ना। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन m इक्वल्स टू m नॉट इक्वल्स टू m नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस क्या बोलेंगे ब्रैकेट v अपॉन v डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, यानी कि अपना ये m में जो चेंज होगा उसका बता रहा है कि m ये होगा। वेयर m नॉट इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज़ एट रेस्ट। रेस्टिंग पोजीशन में जब अपना कोई भी पार्टिकल है तो उसका मास m नॉट कंसिडर कर रहे हैं, और दैट मीन्स वेलोसिटी उस समय क्या है, रेस्टिंग पोजीशन में हुआ तो वेलोसिटी 0 हुई। इन सच केस वेयर एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल इज मूविंग एट एक्सट्रीम हाई स्पीड वी कैन नॉट राइट डेल्टा m इंटू वी राइट, मतलब m इंटू वी ऐसे नहीं लिखेंगे पूरा, इसको कैसे लिखेंगे, m इंटू डेल्टा वी के फॉर्म में लिखेंगे। द रिलेशन डेल्टा p इक्वल्स टू m इंटू डेल्टा वी इज ट्रू ओनली इफ द वेलोसिटी v इज मूविंग पार्टिकल इन सच स्मॉलर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट के केस में अपना मास चेंज हो रहा है रेस्टिंग और वो, क्योंकि वो हाई स्पीड से आ रहा है ना, जबकि अपन नॉर्मल जो बात करते हैं ऑब्जेक्ट की तो वहाँ पे स्मॉल अगर थोड़ा सा बहुत चेंज है तो उसके लिए अपन नॉर्मल वाला ही फॉर्मूला लेके चलते हैं, ठीक है। सी आप जानते ही हो, सी इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू वी। लाइट की वेलोसिटी तो ज़्यादा होती है ना, तो c इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट ना। ठीक है। इट हैपन्स व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकेंड और लेस देन दिस, then the variation in the mass and velocity is small enough and mass can be considered to be constant, क्योंकि 10⁶ क्या है अपना लेस देन दिस, इसके कंपैरिजन में क्या है, कम हुआ ना, ये तो इसमें तो 2 0 एक्स्ट्रा हो गई ना, 10⁸ हो यहाँ पर, तो इसलिए अपन ने क्या किया, इसको कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, किसको, मास को। हावेवर the relation delta p equals to delta m into v is always true whether mass m varies or it remains constant। मतलब कहने की बात ये, केवल अगर अपन एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं ना तो अपना मास चेंज मानते हैं, और उसमें भी बहुत कम, ये वाली चीज़ बहुत कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है, मतलब जो अपने क्या होते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं ना उसमें अपन को हमेशा ज़्यादातर ऑलवेज ट्रू करके दे दिया ना, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लेकर चलना है, यानी अपना मास रिमेन कांस्टेंट रहेगा इसमें, ठीक। स्टार्ट हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर अपन को मोमेंटम की रेट में जो चेंज देखना है तो अपन कैसे देखेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी देखेंगे। अगर अपन को चेंज देखना होता है यानी डिफरेंस देखना होता है, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी अपन कंसिडर कर लेते हैं, मास तो वही रहना है तो मास तो अपना mm ही कंसिडर करेंगे, और इनिशियल मोमेंटम के लिए इनिशियल वेलोसिटी को साथ में लेंगे, यानी u से अपन हमेशा से उसको डिनोट करते आए। फिर फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी देखेंगे तो मास तो वही है, वेलोसिटी में अपन स्मॉल v से उसको कंसिडर कर लेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया अपना mu और फाइनल मोमेंटम हो गया अपना mv। तो चेंज इसमें हुआ तो mv माइनस mu, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो m क्या हो गया उसमें कॉमन आ गया क्योंकि दोनों में सेम है, तो विद इन ब्रैकेट क्या रह गया v माइनस u। ओके, अब चेंज देखना है इसका टाइम के रेस्पेक्ट में, तो अपन क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में देखेंगे, मतलब डिवाइडेड बाय t कर देंगे जो टाइम उस समय है। ओके, और आप ये जानते हो कि जो चेंज इन वेलोसिटी माइनस v माइनस जो u है उसको अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a से, एक्सीलरेशन से रिप्लेस कर सकते हैं ना, यानी अपन जानते हैं कि v माइनस u बाई टी टाइम के रेस्पेक्ट में जो होता है उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं बाय किसके थ्रू, a के थ्रू। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ये वाला जो पोर्शन है v माइनस यू बाई टी रिप्लेसेस बाय a, तो अपने पास क्या बचा, ओनली m, और यहाँ पर इसकी जगह अपन ने क्या ले लिया, a। तो अपन कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू m इंटू ए, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको अपन अगर थियोटिकली अगर अपन समझाना चाहें तो क्या है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी
कोई भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स अप्लाई होगा तो द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ड्यू टू दैट फोर्स। उस फोर्स के थ्रू जो एक्सेलरेशन हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा और जो हमारे ऑब्जेक्ट का जो मास है उस पर डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है, और हम मानते हैं कि हमारा जो मास होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्चुअली में देखा जाए तो एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसकी डेरिवेशन अपन को यहाँ पे बुक में गिवन है। तो अपन ने अभी फॉर्मूला निकाला था ना F इक्वल्स टू एम इंटू ए का डेरिवेशन देखने के लिए, तो इसको शॉर्ट में मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि यहाँ पर अपन ने देखा जो अपना F है वो डायरेक्टली ए पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और M के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब कोई चीज़ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनके बीच में जो प्लॉट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइन। तो अपन को जैसा इमेज में गिवन है वैसा है ही सही। और अगर अपन यहाँ पर क्या मान के चले कि प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा k, और m और a की वैल्यू यानी मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू को यूनिटी रख देंगे तो अपना जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर अपन अब चाहें कि अपन मास और एक्सेलरेशन के बीच में एक प्लॉट खींचें तो अपन क्या देखेंगे, जब उनके बीच में प्लॉट खींचते हैं तो वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो उनके बीच में जो अपन को हाइपरबोलिक एक कर्व मिलता है तो वो क्या बताता है कि f का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो तीन प्लॉट गिवन है इसके थ्रू अपन डेरिवेशन को यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि F इक्वल्स टू एम इंटू ए को अपन यहाँ कर लेते हैं डिराइव। ओके, चलो ये अपना कंप्लीट हुआ। अब अपन देखेंगे CGS और SI यूनिट ऑफ फोर्स देख लेते हैं। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज 1 न्यूटन और CGS यूनिट इज 1 टाइम। इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, चलिए। ठीक है, तो क्योंकि हमारा फॉर्मूला F इक्वल्स टू एम इंटू ए है तो यहाँ पर SI यूनिट फोर्स की क्या हो गई, न्यूटन हो गई, और 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। ठीक है, ये अपना हुआ न्यूटन, और न्यूटन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल N यूज़ करते हैं, सबको पता है। ये CGS यूनिट अपन क्या है, इसकी डाइन है, और 1 डाइन इक्वल्स टू होता है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर बोलेंगे ना, माइनस में है तो ओके। चलो ये ख़त्म हुआ। अब रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन और डाइन, जो ये CGS और SI यूनिट है उसके बीच में आपस में क्या रिलेशन है, तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपन ने देखा। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना, 1000 ग्राम होता है, यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू होता है हमारा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो 5 0 देखो 1 2 3 4 5 यानी 10 टू पावर 5 ग्राम हो गया, और सेंटीमीटर पर स्क्वायर हो गया, यानी 10 टू पावर 5 डाइन्स, यानी 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स, 10 टू द पावर 5 डाइन। तो ये अपना रिलेशनशिप निकल के आया, 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 डाइन्स। ओके, अब है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ये भी शॉर्ट में अपन स्टेटमेंट में यहाँ पर अपन को गिवन है। स्टेटमेंट से पहले एक फॉर्मूला है जस्ट, वो अपन बता देते हैं। यहाँ पर क्या है कि जो फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है। मोमेंटम अपन जानते हैं mv से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी डेल्टा mv अपॉन डेल्टा T। m अपना क्या होता है, कांस्टेंट लेके चलते हैं आए हैं अपन, और m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा T, और ये अपना होता है एक्सीलरेशन। तो ये हो गया स्टेटमेंट इसका है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on it, जितना फोर्स लगाया उसके बराबर, and the change in momentum takes place in the direction in which the force is applied। और जिस डायरेक्शन में अपन ने फोर्स लगाया है उस डायरेक्शन का जो मोमेंटम है उस पर डिपेंडेंट रहेगा। नहीं आया समझ में? देखो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है हमको क्या बता रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यानी जो मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। यानी मोमेंटम में जितना ज़्यादा फोर्स, जितना ज़्यादा मोमेंटम में चेंज आएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा फोर्स होगा। यानी फाइनल, मान लो फाइनल वाला वेलोसिटी ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का और इनिशियल वाला कम है, तो चेंज जो वैल्यू है डिफरेंस की वो ज़्यादा आई ना, आई कि नहीं आई? तो उस समय हम क्या बोलेंगे, फोर्स ज़्यादा था। कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली चला और बहुत तेज़ी से फाइनल
बहुत तेज़ी से गया हो तो उसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ी से हुई तो फोर्स ज़्यादा हो गया ना। तो एक्चुअली में देखा जाए तो जो मोमेंटम है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि चेंज देखेंगे तो अपन वेलोसिटी की वजह से ही देख रहे हैं, क्योंकि मास तो हमारा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है ना। तो ये वाला जो लाइन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, यानी जितना ज़्यादा वेलोसिटी में चेंज होगा एक तरीके से देखा जाए तो उतना ही ज़्यादा उस पर फोर्स अप्लाई होगा कोई भी ऑब्जेक्ट। क्लियर? उसके बाद में बोल रहा है एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। और मोमेंटम में जो चेंज है वो जिस डायरेक्शन में, ये मान लो कि मुझे कोई ऑब्जेक्ट को मेरे फ्रंट वाली डायरेक्शन में भेजना है तो मुझे फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाना होगा। ये नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगी तो वो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी फोर्स हम उस डायरेक्शन में ही लगाएंगे जिस डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम है, यानी जिस डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी है, जिस डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जिस डायरेक्शन में हमको मूव कराना है उस डायरेक्शन में लगाने पर ही वो डायरेक्टली उस पर क्या हुआ, डिपेंडेंट हुआ। और ये तो तुम जानती हो कि वेलोसिटी जो वर्ड है हमारा क्या है, डायरेक्शनल है, यानी कि एक तरीके से वेक्टर को डिपेंड करता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनडायरेक्टली अगर अपन देखें तो फोर्स भी हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आया? थोड़ा तो आया ही होगा, एक बार खुद से रीड करोगी तो और अच्छे से आ जाएगा। चलो ये चीज़ आई समझ में। अब अपने पास है यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ द मोशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो इंक्लूड इन द सेकेंड लॉ। जो सेकेंड लॉ के अंदर फर्स्ट लॉ भी क्या करा गया है, इंक्लूड किया गया है। तो अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे मेन क्या गिवन है, टू ऑब्टेन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अपन कैसे निकाल सकते हैं। सेकेंड लॉ भी देखा ही अपन, एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। अगर हम मान लें कि एफ़ की वैल्यू ज़ीरो है और ए की वैल्यू भी ज़ीरो है, एफ़ की और ए की वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब हुआ कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा कोई भी ऑब्जेक्ट पे, यानी ज़ीरो हो गया ना। और फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो गया हमारा, ज़ीरो हो गया। तो बॉडी कौन सी पोजीशन में है, रेस्ट में है। तो अगर वो रेस्ट में है तो फिर वो रेस्ट में ही बनी रहेगी, और अगर हमारा जो भी बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो मूविंग पोजीशन में है तो वो रिमेन क्या रहेगा, मूविंग में ही रहेगा, यानी सेम स्पीड से चलता रहेगा धीरे धीरे। तो अपन क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अ बॉडी नॉट एक्ट्स अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स डज नॉट चेंज। अगर एक्सटर्नल फोर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब जैसा है वो वैसा ही रहेगा। समझ में आया वाली बात कि फोर्स ज़ीरो कर दिया तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, और जब अपन ने कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई एक्सेलरेशन नहीं लगाया, तो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। मोशन है तो मोशन, रेस्ट है तो रेस्ट में। तो ये फर्स्ट लॉ से रिलेट होगी ना ये वाली चीज़। उसके बाद में इसमें एक्सप्लेन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में एग्जाम्पल दे रखा है, देखो क्या दे रखा है कि लाइक वाइल कैचिंग अ बॉल द क्रिकेटर विड्रॉ हिज हैंड्स अलॉन्ग विद द बॉल। जब भी वो बॉल को कैच करता है तो जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है, जैसे यूं बॉल आ रही है, तो वो अपने हैंड्स को भी इसी तरीके से पीछे की तरफ लेके जाता है ना, प्रेशर पड़ता है उसके हाथ में, फोर्स हाँ। तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए वो उसी डायरेक्शन में क्या लेके जाएगा अपना, नहीं तो एकदम से पड़ेगी तो उसके हाथ की ही, उसके हाथ में फोर्स पड़ता है इसलिए उसका हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे जाता है। ये नहीं होता है नॉर्मल, जो बच्चा लोग है खेलता है नॉर्मल, तो वो बॉल ऐसे ही कैच करता है और इतना फोर्स होता भी नहीं, नॉर्मल बच्चे लोग खेलते हैं उसमें। पर जो इतना बड़ा क्रिकेट ग्राउंड में इतनी दूर की वेलोसिटी से एक्सेलरेट करते हुए जो बॉल आ रही है, उसमें कितना ज़्यादा फोर्स होगा। अपन ने देखा ना, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स में कितना ज़्यादा फोर्स होगा। तो उसको एक्सेलरेशन को करने के लिए वो पीछे की तरफ हाथ लेके जाता है ताकि उसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाए और उसके हाथों पर फोर्स ना लगे। ज़्यादा फोर्स लगेगा तो फट से पाम की जो हड्डियाँ हैं ना वो ब्रेक हो जाएगी उसकी, फील्डर की। इसलिए वो जानबूझ के पीछे ले जाने का उनका ट्रिक होता है और सिखाया जाता है उनको। जब तो दिया है ना कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, मास उसका m है, व्हेन इट रीचेज द हैंड्स ऑफ द प्लेयर्स कैचिंग इट। तो इनिशियल वेलोसिटी तो अपन ने इनिशियल मोमेंटम उसका mu था, और व्हेन द क्रिकेटर स्टॉप द बॉल, जब वो करेगा तो फाइनल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। स्टॉप होता है तब तो फाइनल क्या होता है, ज़ीरो होता है ना, और ज़ीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई हुई तो ओवरऑल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम अपन क्या देखेंगे, ज़ीरो माइनस
फाइनल वाला यानी कि माइनस में हुआ ना, न्यूमेरिकली अगर देखेंगे तो माइनस को अपन क्या कर देंगे, हटा देंगे। साइन यानी नेगेटिव साइन शोज दैट द चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी जो भी लगा हुआ है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ही इनिशियल वाले के में। चेंज मोमेंटम में क्या है, अपोजिट वाले में। सो इफ़ द क्रिकेटर डज नॉट पुल बैक, देखो ये मैं जो बोल रही हूँ वो वाली लाइन दी है, इफ़ द क्रिकेटर्स डज नॉट पुल बैक हिज हैंड्स and stop the ball as soon as it touch his hand, he uses very little time t1 to stop the ball, बहुत कम टाइम में हुआ। then the force exerted by ball on hands of cricketer is, तो f1 में अपन देखेंगे तो change of momentum यानी फाइनल वाला तो कुछ था ही नहीं, तो mu/t1 हो गया ना। but if the cricketer pull back his hand along with the ball, he takes a much longer time, तो टाइम ज़्यादा लगा, पीछे की तरफ गया टू स्टॉप द बॉल। द फोर्स नाउ एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन हिज हैंड, ये t2 टाइम के लिए हो गया। सिंस t2 इज़ ग्रेटर देन टू t1, ज़्यादा टाइम लगा ना, पीछे की तरफ लेके गया तो टाइम ज़्यादा लगा उसमें, तो यहाँ पर जो फोर्स f2 है वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा f1 के कंपेरिजन में, कम। जब पीछे लेके गया तो टाइम भी ज़्यादा लगा, तो चेंज देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हुई, इस वाले की कम हुई ना, ये चीज़ बड़ी है तो उसको सेम चीज़ से डिवाइड कर, कम फोर्स लगा ना। सो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हैंड ऑफ क्रिकेटर्स बाय द फास्ट मूविंग बॉल इज़ लेस व्हेन ही विड्रॉज हिज हैंड, पीछे की तरफ लिया तो टाइम भी ज़्यादा लगा उसको, और उसकी स्पीड भी धीरे धीरे क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई, तो उसको कम फोर्स फील हुआ हाथ पे। तो दस द क्रिकेटर अवॉइड द चांसेस ऑफ इंजरी टू हिज पाम्स बाय विड्रॉइंग हिज हैंड अलॉन्ग विद द मूविंग बॉल वाइल कैचिंग इट। खट से किया तो टाइम कम लगा, एक्सीलरेशन बढ़ा हुआ था हमारे ऑब्जेक्ट का, बॉल का, तो इंजर कर देगा ना हाथ, समझ गए। सेकंड क्या है, इसी सेंस में अगर अपन देखें, एथलीट्स ऑफन लैंड ऑन सैंड या फिर फॉर्म में आफ्टर टेकिंग हाई जंप, जब भी वो हाई जंप लेता है तो किस में जाकर कूदता है, या तो सैंड में या फिर कोई भी फॉर्म वाले में, तो वो वही सीन हो गया ना, टाइम ज़्यादा, धीरे धीरे वो टकराएगा उस वाले फ्लोर से। तो ऐसे तो हार्ड फ्लोर से एकदम से खट से टकराएगा तो वही इंजरी वाला सीन हुआ, और सैंड में या फिर फॉर्म में गिरा तो वो टाइम थोड़ा सा माइनर पोर्शन में क्या हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा। तो when an athlete lands from a height on a hard floor, he may hurt his feet because his feet come to rest almost instantaneously, खट से वो रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा ना। That means in a very short interval of time, so a very large force is exerted by the floor on his feet. On the other hand, when he lands on sand या फिर foam, his feet push the sand या फिर फॉर्म फ्रॉम सम डिस्टेंस, थोड़ा दूर तक जाएगा, देयरफॉर टाइम भी थोड़ा बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा तो इंजरी नहीं होगी, तो वो सेम रहेगा। आ गई बात समझ में। लास्ट एग्जांपल है इसमें, व्हेन ग्लास वेसल्स फॉल ऑन अ हार्ड फ्लोर दे ब्रेक, बट दे डू नॉट ब्रेक व्हेन दे फॉल ऑन अ कारपेट, सैंड या फिर अपना मैट्रिसेस पे गिरती है तो नहीं टूटती, जबकि हार्ड सरफेस पे गिरती है तो टूट जाती है। तो रीज़न वो, ये बार बार बोलने का ज़रूरत नहीं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है उसमें, गिरता है तो धीरे धीरे वो टकराएगा, और हार्ड सरफेस से टकराएगा तो ज़्यादा उससे टकराएगा ना। तो ये अपनी बात हुई सेकंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकंड लॉ, उस पर रिलेटेड अपने देखो फॉर्मूला बेस, यहाँ पर जो फॉर्मूला एक तो यही वाला F = m/a वाला यूज़ हो रहा है अपने न्यूमेरिकल में, उसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें यूज़ हो रहा है चेंज इन वेलोसिटी वाला, और चेंज इन वेलोसिटी से a को निकाल लेंगे, और a से निकालने के बाद अपना जो फॉर्मूला है फोर्स का वो निकाल के कर लेंगे। और कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है इसमें, मास इनटू एक्सीलरेशन, सेम। एक बार इनको ट्राई करना, अगर इन केस अगर कोई दिक्कत आती है नहीं आती तो अपन नेक्स्ट क्लास में इनको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास में अपना सेकंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोस्ट प्रोबेबली कल है वो। और ये अपना थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो छोटा सा ये वो एक्शन रिएक्शन वाला है ना, क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं हिंदी में, एक्शन रिएक्शन रॉकेट जो चलता है, मेरा फेवरेट लॉ। हाँ।
थर्ड लॉ ऑफ मोशन, छोटा है वो बहुत और पूरा थ्योरेटिकल ही है। आई थिंक इसमें ज़्यादा कोई न्यूमेरिकल का हिसाब किताब नहीं है, हल्का फुल्का सा ही है क्योंकि To every action there is an equal opposite reaction. वही है ना, कोई सी चीज़ पे एक्शन होगा तो रिएक्शन तो ज़रूर होना ही है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक